बहुत अच्छी हूँ। आज हम बात करेंगे शैशवावस्था के उपनाम के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आपके और अपने बचपन के हंसाने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हाँ, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने वादा किया था कि इस टॉपिक को पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि हंसेंगे भी। तो चलिए बात करते हैं हंसने और हंसाने की। और एक बात मैं बोलूँ तो मेरी बड़ी इच्छा है आपके बारे में जानने की, यानी कि आपके बचपन के बारे में जानने की, लेकिन अभी ये संभव नहीं हो सकता इच्छा होने के बावजूद भी। लेकिन एक चीज जरूर संभव हो सकता है कि मैं अपने बचपन के बारे में आपको बताऊं। तो चलिए जानते हैं मेरे बचपन के बारे में कि मेरा बचपन था कैसा। मेरी मम्मा कहती हैं कि बचपन में मैं बहुत ही मोटी यानी कि तंदुरुस्त थी, और इतनी तंदुरुस्त थी कि भैया मुझे गोद में कोई उठाना ही नहीं चाहता था, ना ही मेरे दादा दादी ना ही मेरे चाचा चाची। और अगर किसी तरह उठा भी लेते थे लोग तो ले जाके एक किनारे रख देते थे, और रखने के बाद कौन सा बाबू कौन सा सोना, खेलो बेटा तुम खेलो, अपने आप खेलो जितना खेल सकते हो। और जैसे ही मेरी मम्मा आती थी वैसे ही फिर से लोग गोद में उठा लेते थे कि अरे अगर कहीं बुरा लग गया तो। ठीक है, ये तो था मेरे मोटे बचपन के बारे में। जी हाँ, और इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो अगर मैं अपने बालों की बात करूं तो मेरे बाल बड़े ही जबरदस्त टाइप के थे, बड़े ही सुलझे थे। सुलझे का मतलब सीधे वाले नहीं बल्कि कर्ली वाले सुलझे, जैसे कि कहते हैं ना आप तो इमरती की तरह बिल्कुल सीधे हो, तो वैसे ही मेरे बाल बिल्कुल सीधे थे, नूडल्स की तरह। अब नूडल्स की तरह थे, लेकिन उस समय ये इच्छा होती थी कि काश ये बाल सीधे हो जाए। मेरी मम्मा कहती थी, मैं तो बड़ी परेशान रहती थी तुम्हारे बालों को देख के कि ये बाल सीधे कैसे होंगे। और आज जब सीधे हो गए तो हम परेशान होते हैं कि हे भगवान वो बाल फिर से वापस कर दो नूडल्स वाले। ठीक है, तो ये तो सारी बातें थी हमारे बचपन के बारे में। लेकिन जानते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है शैशवावस्था के बारे में, और उस शैशवावस्था के बारे में जो उपनाम है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उपनाम दिया है हंसते और हंसाते हुए। चलिए देखिए, उपनाम के बारे में बात करें तो आप सबसे पहला उपनाम देख लोगे कि जो शैशवावस्था का जो सबसे पहला उपनाम हमने लिखा है वो है सीखने का आदर्श काल। जी हाँ, इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, बालक क्या होता है, तुरंत चलना नहीं सीखता, तुरंत दौड़ना नहीं सीखता, तुरंत बोलना नहीं सीखता, बल्कि वो धीरे धीरे जैसे ही वो दुनिया में आता है पहले रोना सीखता है, फिर अपने संवेगों को धीरे धीरे प्रकट करना सीखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे रेंगना सीखता है, फिर सहारा लेकर चलना सीखता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि दौड़ना सीखता है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि भैया अब तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हम ही हमें, बाकी तो सब कम ही कम है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो खैर इतना दूर आने की जरूरत नहीं हमें, हम रहते हैं अपने बचपन वाली अवधि काल यानी कि जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष की अवस्था में। तो अगर इस अवस्था को देखा जाए जहाँ पे बच्चा सीखता है तो इसलिए कहा जा सकता है कि पहला उपनाम क्या होगा, सीखने का आदर्श काल। और जब सीखने का आदर्श काल है तो वो बालक के लिए क्या होगा, अनोखा काल भी होगा, क्योंकि वहाँ पे बालक बहुत सारी विचित्र चीजों को देख रहा है और सीख रहा है। तो पहला उपनाम क्या हो सकता है शैशवावस्था का, कि सीखने का आदर्श काल या फिर अनोखा काल। पूछता है बार बार पूछता है ये आपकी शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत कि शैशवावस्था का उपनाम कोई एक दे देगा और बोलेगा किस अवस्था का उपनाम है या फिर इसे किस अवस्था के अंतर्गत देखा जाता है। तो इसलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा इसके उपनामों को, क्योंकि एक क्वेश्चन ये इससे जरूर आएगा, यानी कि अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो आपका 1 नंबर बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो देखिए दूसरी बात करते हैं जीवन का महत्वपूर्ण काल है। शैशवावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जीवन का महत्वपूर्ण काल। अरे भैया क्यों ना हो, जहाँ पे हम सीख रहे हैं, जहाँ पे हम महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे हम संवेगों को उत्पत्ति को देख रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण काल तो होगा ही। तो इसलिए इसका दूसरा उपनाम कहा जा सकता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अब देखिए भावी जीवन की आधारशिला का काल है। जैसा कि पिछली क्लास में सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। तो जब यहाँ पे महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने इस बात की पुष्टि कर दी कि जो
जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में क्या होता है, दिखने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि यहीं पे उसके भावी जीवन की आधारशिला का निर्माण होता है। तो एक उपनाम ये भी हो जाएगा किसका, शैशवावस्था का। अगली बात करते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। बात तो सही है, जब हम बच्चे थे तो ना हमारे पास सोचने के लिए कुछ था, ना चिंतन करने के लिए कुछ था, ना ही हम सोच पाते थे और ना ही चिंतन कर पाते थे। मतलब ना हमें ये पता था कि क्या सही है और क्या गलत है, और ना ही हमें चिंतन का कोई कॉन्सेप्ट पता था कि भैया कुछ चिंता भी होती है। आज तो बेरोजगारी की चिंता है, पैसा कमाने की चिंता है, और ना जाने कितनी सारी चिंताओं से हम और आप ग्रसित है। लेकिन बात हो रही थी शैशवावस्था की, तो ये एक उपनाम देखा जा सकता है कि शैशवावस्था क्या है, अतार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षणिक संवेग की अवस्था के बारे में। भैया जब धरती पे आते हैं तो रोते हुए ही आते हैं, खूब चिल्लाते हैं, जैसे ही धरती पे गिरे रोना शुरू, और जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता वैसे फिर हंसना शुरू हो जाता है। यानी कि रोना, हंसना, मुस्कुराना, क्रोध आना, गुस्सा करना, ये सारी चीजें क्या हमारी संवेग है। तो जब ये संवेग है, और इस अवस्था में संवेग क्या होता है, तुरंत आता है तुरंत चला जाता है। एक ही पल बच्चा बड़ा मुस्कुराता है, दूसरे ही पल बच्चा इतना गुस्से में आ जाता है जैसे लगता है कि कोई मिल जाए तो उसका सर ही फोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि यह जो शैशवावस्था है उसके उपनाम के अंतर्गत एक और उपनाम जोड़ा जा सकता है। वो उपनाम क्या है, क्षणिक संवेग की अवस्था। ठीक है, आगे बात करते हैं मूर्त चिंतन की अवस्था। क्यों कहे इसको, अरे भैया जब तक हम एक छोटे से बालक को ये ना बता दें कि यही पेन है, यही मार्कर है, तब तक वो कैसे जानेगा कि कौन सा पेन कौन सा मार्कर। यानी कि उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से हमें रिप्रेजेंट करना रहता है कि भैया बाबू इस होना, इसी को पेन या इसी को मार्कर कहते हैं। फिर जब वो दोबारा इस चीज को देखता है, इस वस्तु को देखता है, तो वो बड़े ही आसानी से बता देता है, ना ना मम्मा, ना ना डैडी, ये तो मार्कर है, आप कुछ नहीं जानते हैं। तो इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट आती है वो कहाँ आती है, मूर्त चिंतन की अवस्था। यानी कि बालक को जब भी कोई चिंतन कराना हो, कोई बात बताना हो, तो प्रत्यक्ष रूप से अगर आप उसको दिखा के बताएंगे तो उसके दिमाग में बहुत ही वो स्थिर हो जाती है। इसलिए इसे कहा जा सकता है मूर्त चिंतन की अवस्था। अगली जो बात कहेंगे वो बड़ी ही जबरदस्त और बड़ी ही शानदार बात है, जो कि खतरनाक नाजुक उम्र की अवस्था। जी हाँ, शैशवावस्था अपने आप में बहुत नाजुक होती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि बालक को जो कुछ बनना होता है वो इसी अवस्था में बनता है या फिर बिगड़ जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये खतरनाक और नाजुक उम्र की अवस्था के नाम से भी जानी जाती है। अर्ध स्वप्न की अवस्था, जी हाँ, इसमें नाम लेना चाहेंगे महान मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक महोदय, और जिन्होंने क्या कहा कि शैशवावस्था जो है अर्ध स्वप्न की अवस्था है। और इस अर्ध स्वप्न के कॉन्सेप्ट को अगर हम कोरिलेट करें तो कह सकते हैं, जब हम किसी बच्चे को कहानी सुनाते हैं और उसमें राजा और रानी की बात करते हैं, राजा या डाकू की बात करते हैं, तो बच्चा हमेशा राजा ही बनता है कि नहीं नहीं मैं तो राजा हूँ, डाकू तुम बनो। और जो वैसे बच्चे होते कहते हैं नहीं नहीं मैं तो डाकू हूँ, राजा तुम बन जाओ। ठीक है, तो ये जो दुनिया होती है उनकी, वो अर्ध स्वप्न की दुनिया होती है। यानी कि वो खुद ही राजा थोड़ी देर के लिए बन जाते हैं और खुद ही डाकू बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं कि यह अर्ध स्वप्न की अवस्था है, जो कि उपनाम के अंतर्गत आती है। किसके, शैशवावस्था के उपनाम की। इसमें जो हमने नाम लिया था वो थार्नडाइक महोदय का लिया था, और थार्नडाइक महोदय ने एक बड़ी ही जबरदस्त बात यहाँ पे कही है शैशवावस्था के कॉन्सेप्ट में अर्ध स्वप्न को लेकर। इन्होंने कहा कि जो 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो आपकी किसके अंतर्गत आती है, अर्ध स्वप्न की अवस्था के अंतर्गत आती है। देखिएगा 3 से 6 वर्ष का कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया और कहा कि यहीं पे अर्ध स्वप्न की अवस्था क्या होती है, ज्यादा तीव्र गति से पाई जाती है। आगे बात करते हैं समुचित विकास की समुचित सामवेगिक विकास का स्वर्णिम काल। जी हाँ, देखेंगे जो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक बच्चा पहुंचे उसके सारे संवेगों का विकास हो जाता है। तो इस वजह से इसको हम कह सकते हैं समुचित सामवेगिक विकास का ये स्वर्णिम काल भी कहलाता है। कौन, शैशवावस्था। आगे बात करते हैं पूर्व विद्यालयी अवस्था। तो देखिए जब बालक शैशवावस्था यानी
जैसे ही उत्तर शैशवावस्था में जाता है तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, यानी कि वो विद्यालय जाने का प्रारंभ कर देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को देख के कह सकते हैं कि यह जो अवस्था है वो पूर्व विद्यालय अवस्था के नाम से भी जानी जाती है। अब बात करते हैं खिलौने की आयु। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है मेरे दोस्तों, बहुत बार आया है यूपी टेट में, और वो क्वेश्चन क्या है, खिलौने की आयु की कौन सी अवस्था है। तो अगर शैशवावस्था ऑप्शन में दिया है तो शैशवावस्था, लेकिन अगर कहीं पूर्व बाल्य अवस्था दिया है तो ऑप्शन में पूर्व बाल्य अवस्था भी सही होगा, लेकिन तब जब आपका शैशवावस्था नहीं दिया हो तब। अब समझते हैं कि कैसे। देखिए यहाँ पे नाम लेना चाहेंगे रॉस और हरनाथ जी का। इन्होंने क्या कहा कि जो खिलौने की आयु है, यानी कि इन्होंने 3 से 6 वर्ष का इन्होंने भी कॉन्सेप्ट लिया, और चूंकि 3 से 6 वर्ष का कॉन्सेप्ट उत्तर शैशवावस्था का कॉन्सेप्ट है, लेकिन रॉस और हरनाथ महोदय ने क्या कहा कि ये जो 3 से 6 वर्ष का कॉन्सेप्ट है वो पूर्व बाल्य अवस्था का कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों मेरे कि क्या बात है यहाँ पे। खिलौने की आयु अगर पूछता है और अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्य अवस्था नहीं दिया है, डायरेक्ट शैशवावस्था दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैशवावस्था। लेकिन अगर ऑप्शन में शैशवावस्था नहीं दिया है और ऑप्शन में क्रिएट किया है पूर्व बाल्य अवस्था, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रॉस और हरनाथ के अनुसार जो 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था है, जो कि क्या है, उत्तर शैशवावस्था, लेकिन इनके अनुसार ये जो उत्तर शैशवावस्था है वो पूर्व बाल्य अवस्था कहलाती है। और पूर्व बाल्य अवस्था को इन्होंने क्या कहा था कि खिलौने की आयु कहा है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है और बार बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। जी हाँ, सीखा तो आपने भी अनुकरण के द्वारा है, हमने भी अनुकरण के द्वारा है, और आगे आने वाली पीढ़ी या फिर जो पीछे से चली आ रही पीढ़ी है वो सारी पीढ़ियां क्या करती है, अनुकरण यानी कि किसी न किसी के माध्यम से सीखती हैं। तो इस वजह से जो शैशवावस्था है यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चा क्या करता है, दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करता है, दूसरे के व्यवहार से सीखता है। इस वजह से इस काम को कहा गया है कि ये अनुकरण द्वारा सीखने की एक अवस्था है, यानी कि ये भी इसका एक उपनाम है। इसी के साथ साथ लास्ट में बात करते हैं तीव्रता में शारीरिक विकास की अवस्था। जी हाँ, इस अवस्था में जो शारीरिक विकास होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है कंपेयर टू आपके बाल्यावस्था और किशोरावस्था के अंतर्गत, तो इसलिए इसको तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, शैशवावस्था के उपनाम के अंतर्गत सीखने का आदर्श काल या अनोखा काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला, अतार्किक चिंतन की अवस्था, क्षणिक संवेग की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, खतरनाक नाजुक उम्र की अवस्था, अर्ध स्वप्न की अवस्था, समुचित सांवेगिक विकास का स्वर्णिम काल, पूर्व विद्यालय अवस्था, खिलौने की आयु, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, और सबसे लास्ट में तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था। ये सारी नाम थे किसके, शैशवावस्था से, और इसमें से हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर भी अगर आपके कोई सुझाव है, कोई राय है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और मेरे चैनल यानी कि वंदना वर्मा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।